नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी छात्र छात्राओं को डियर लर्नर्स की स्पेरस यूट्यूब चैनल पर। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ यानी शशांक सर के साथ में। आज की ये जो क्लास है ये क्लास होने वाली है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांतों के बारे में। पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि किस प्रकार से विकास और वृद्धि यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं, किस प्रकार से उन दोनों में डिफरेंसेस होते हैं। तो सारे जो प्रक्रियाएं थी उनकी चर्चा करते हुए मैं नीचे की ओर जब पहुंचे थे तो मैंने आपको यहाँ पर बताने शुरू किए हैं विकास के सिद्धांत। तो आज इस क्लास में पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि हर एक पेपर में दो क्वेश्चन हर हाल में विकास के सिद्धांतों से पूछ लिए जाते हैं। जब पेपर कभी टेक्निकल बनता है तो विकास के सिद्धांतों की समझ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए समस्त बच्चों से गुजारिश है कि आप सभी क्लास को ज्वाइन करें और इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ें। ये देखें कि यहाँ पर चीज़ें दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं और आपकी समझ में ये वृद्धि कैसे करती हैं। चलेंगे आज की इस क्लास पर आगे। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक बार शेयर करें। चलिए आगे क्लास में चलते हैं। ये डियर लर्नर्स के सोशल मीडिया साइट्स हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं और जुड़ करके आप अपनी कोई भी बात या कोई भी जानकारी इस नंबर पर आप ले सकते हैं। इस नंबर में आपको समस्त जानकारियाँ जो हमारे डियर लर्नर्स के जो हेड हैं वो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ से आप उनसे सारी की सारी जानकारियाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं और वो आपको जानकारियाँ प्रोवाइड भी कराएंगे क्योंकि यही उनकी ड्यूटी है। चलिए हम चलते हैं आज की इस क्लास में आगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे शुरुआत में ही, तो मैंने यहाँ पर शुरुआत ही की है। देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर आपका दिया गया है क्योंकि वहाँ पर हमने, आपको याद होगा, मैंने वहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको गतिक डेवलपमेंट यानी मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल और आप कह सकते हैं कि ग्रॉस मोटर स्किल तक पढ़ाया था। इन सारी की सारी बातों के बाद में हमने नीचे की तरफ हम चले थे। तो आज हम विकास के डिफरेंट डोमेन पढ़ेंगे, उसके बाद हम नीचे पढ़ेंगे जाकर के प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आप प्यारे बच्चे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। तो हम बात करते हैं कि आखिर संज्ञानात्मक विकास होता क्या है, क्योंकि जब आगे चलेंगे, जब आप विकास में संज्ञानात्मक विकास पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आप जीन प्याजे को पढ़ रहे होंगे, लेव वाइगोत्स्की को पढ़ रहे होंगे, जेराम ब्रूनर को पढ़ रहे होंगे। तीनों ने हमारा जो अगर हम बात करते हैं जीन प्याजे की, तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। वहीं पर अगर बात आप वाइगोत्स्की करोगे तो उन्होंने सामाजिक सोशल यानी सोशियो कल्चर थ्योरी देंगे। और वहीं जेरोम ब्रूनर जो है वो भी संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन करेंगे। चूँकि हम जब विकास में जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम विभिन्न एस्पेक्ट के बारे में वहाँ पर हम बात कर रहे होंगे। तो आज हम चाह रहे हैं क्यों ना हम कॉग्निटिव से जब शुरू कर रहे हैं तो कॉग्निटिव को यहीं पर अच्छी तरीके से समझ लिया जाए, ताकि जब आगे हम पढ़ें, इसका एक ब्रॉड डोमेन पढ़ें या इसके एक बहुत व्यापक क्षेत्र की बात करें, इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, तो हमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए हम आपको बताते हैं ये कॉग्निशन क्या है, संज्ञान क्या है। जैसे कि आपने गांव क्षेत्रों में जब भी आप अपने घर में होगे तो सुनोगे बहुत संज्ञानी बन रहे हो, बहुत संज्ञान बनो। संज्ञान का मतलब होता है जो दिमागी रूप से अच्छा होता है, जिसका दिमाग अच्छा काम करता है। यानी अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात करें तो इसमें विकास के वो सारे पक्ष शामिल हो जाते हैं जो मेंटल एस्पेक्ट से जुड़े हुए हैं, जो मानसिक क्षमता से जुड़े हुए हैं। अब देख पर लिखा है इस बौद्धिक या मानसिक विकास के रूप को संदर्भित करता है। यह या तो बौद्धिक विकास कर लें, यानी आप जैसे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं कि इसका बौद्धिक विकास कितना हुआ है उस पर, या मानसिक विकास को संदर्भित करते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत सोच आती है, थॉट आता है, धारणा यानी कॉन्सेप्ट आता है, स्मृति यानी मेमोरी आती है, तर्क माने रीजनिंग और अवधारणा विकास माने कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट आता है। और यहाँ पर बात करें हम समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है और अमूर्त सोच यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसी के साथ बीच में शामिल की जाती है। तो ये जितनी की जितनी आप बातें पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं भी आपको क्या लग रहा है कि बिना दिमाग के ये बातें हो सकती हैं, जबकि आपके पास दिमाग नहीं तो आप सोच नहीं सकते हैं। आपके पास मेंटल प्रोसेस तेज नहीं है तो आप किसी भी व्यक्ति के बारे में धारणा नहीं बना सकते हैं। आप तर्क नहीं कर सकते। रीजनिंग कब होती है, तर्क वितर्क व्यक्ति कब करता है, जब उसके अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास होता है या उसके अंदर संज्ञान होता है।
और संज्ञान कैसे आएगा? जब संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होगा। कोई 5 साल का बच्चा बहुत अच्छे तर्कों के द्वारा किसी सामने वाले को तर्कपूर्ण बात अपनी सिद्ध नहीं कर सकता है। वही अगर हम किसी एडल्ट की बात करें या हम किसी बड़े बच्चे की बात करें तो वो साधारण तौर पर तर्क के द्वारा अपनी बात को सिद्ध कर सकता है। अवधारणा विकास होता है माने किसी भी व्यक्ति के बारे में एक अपने मन में अवधारणा बना लेना, जैसे कि वो बेकार व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसके कुछ ऐसे काम हैं जिन्होंने आपके मेंटल प्रोसेस में ये डाला कि भैया ये व्यक्ति सही नहीं है। समस्या समाधान, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आपके सामने कोई समस्या आती है, उस समस्या के समाधान के लिए आप दिमाग लगाते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये a+b² के सूत्र से सॉल्व किया जा सकता है। और अमूर्त सोच का मतलब होता है जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है, वो उसे कहते हैं अमूर्त सोच। जैसे आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं कि कल का भविष्य हमारा कैसा होगा, जब हमारी जॉब लगेगी, हम ये करेंगे, तो सारी की सारी अमूर्त सोचें, क्योंकि ये केवल और केवल दिमाग में है। रियलिटी में कहीं भी इनकी जो सत्यता है वो कहीं सिद्ध नहीं की जा सकती है। देखो नीचे यहाँ तक कि यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि अगर बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की, तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दे करके महत्वपूर्ण बना दिया। ये इतना महत्वपूर्ण था नहीं, लेकिन जैसे ही जीन पियाजे ने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया और उसी के सपोर्ट में अभी लियो वाइगोस्की एक सिद्धांत प्रतिपादित करेंगे, उसी के सपोर्ट में एक जेरोम ब्रूनर एक सिद्धांत प्रतिपादित करेंगे, और जब ये तीनों व्यक्ति सिद्धांत प्रतिपादित करेंगे तो ये जो हमारा एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये बड़ा बन जाता है। तो अभी तो हम बात इतनी ही कर रहे हैं, जब इसके बाद में हम आगे बात करेंगे तो एक अलग चैप्टर से हम इसमें बात करना शुरू करते हैं। आगे अगर डेवलपमेंट की बात करें तो चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? भाषा विकास क्या है? अब मैं अगर आपसे पूछूं क्या आपने पैदा होते ही अच्छी भाषा बोलना शुरू कर दिया तो आप कहेंगे जी नहीं। जैसे जैसे हम पैदा हुए और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़नी शुरू हुई, भाषा का विकास उसी प्रकार से बढ़ना शुरू हुआ। तो यहाँ पर आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है कि बच्चा कितने माह में बच्चा कूकना शुरू कर देता है, बैबलिंग यानी बलबलाना शुरू कर देता है, 1 वर्ड स्टेज कब आती है, 2 वर्ड स्टेज कब आती है। तो इसके सारे के बारे में यहाँ पर मैंने डिटेल से यहाँ पर शामिल करने की कोशिश की। तो याद रखिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो यह जो डेवलपमेंट है यह बच्चे के भाषा विकास के बारे में बताया जाता है। इसमें बच्चे के भाषा विकास के बारे में बताया जाता है। तो अब बात करेंगे कि बच्चा कब कब कौन कौन सी भाषा का प्रयोग करता है। जब उसका जन्म होता है तो जन्म के समय वो केवल रोता है। आप जानते हैं कि जन्म के समय अगर बच्चा नहीं रोया तो फिर उसको रुलाया जाता है, क्योंकि ये साबित करना होता है कि क्या आप जीवित हैं, तो इसके लिए उसको रोना जरूरी होता है। तो आप कहेंगे, अगर कोई पूछे कि जन्म के समय बच्चे की भाषा क्या होती है, तो केवल एक ही भाषा होती है, रोना यानी क्राइंग, जब वो जन्म लेता है। उसके बाद में अगर आगे की हम बात करते हैं तो आगे आप देख रहे हैं जैसे बच्चा 6 सप्ताह का हो जाता है तो कूकना शुरू करता है। अब वो रोता नहीं है, अब वो कूकता, यानी उसकी भाषा क्या होती है? कूकना होती है। अरे रोता तो तब भी है, लेकिन अगर हम उसकी भाषा की बात करते हैं तो भाषा होती है कूकना यानी कूइंग। जैसे जैसे बच्चा 6 माह का हो जाता है तो वह बैबलिंग शुरू करता है, बलबलाता है, यानी कुछ ना कुछ बड़बड़ाता है मन में, क्या पैच है, कुछ भी करता है लेकिन साफ सुथरा बोल नहीं पाता है। तो जन्म के समय केवल उसकी जो भाषा होती है क्राइंग यानी रोना। 6 माह का जब वो हो जाता है, 6 सप्ताह का हो जाता है, माह मैं कह रहा हूँ, जब वो 6 वीक यानी 6 सप्ताह का हो जाता है तो उसकी भाषा होती है कूइंग यानी कूकना। और ये एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं तो लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना गहराई से किसी ने पढ़ा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हमको पढ़ना है, क्योंकि हमें पेपर पास करना है हर हाल में और नंबर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन करने हैं। अगर बात करते हैं हम आगे 6 मंथ की, तो 6 मंथ में वो क्या करना शुरू कर, 6 वीक में करता है कूइंग और 6 मंथ में करता है बैबलिंग यानी बलबलाना। ठीक है, वैसे तो अब हिंदी में तो इसको यही कहा जाता है, लेकिन ये शब्द प्रयोग करना थोड़ा वो है, तो आप चाहें तो आप कूइंग याद कर सकते हैं और बैबलिंग याद कर सकते हैं। जब वो 1 ईयर का हो जाता है तो 1 वर्ड स्टेज में आता है, यानी मम्मा पापा कुछ ना कुछ सीख लेता है, एक शब्द सीख लेता है। और जब वो 18 मंथ का हो जाता है यानी 1.5 ईयर का हो जाता है, तब वो 2 वर्ड स्टेज में आ जाता है। उसके बाद में कहते हैं 3 ईयर में बच्चा जो होता है वो 272 शब्द बोल पाता है। जैसे जैसे वो 4 ईयर का हो जाता है तो वो 1000 शब्द बोलना शुरू कर देता है।
जैसे बच्चा कहते हैं 5 ईयर का हो जाता है तो बच्चे का शब्द भंडार 2072 शब्दों का हो जाता है। तो ये एडवांस बातें हैं। तो ये हम बात तब करेंगे जब आप पेडागोजी पढ़ रहे होंगे, या आप कह सकते हैं कि जब आप भाषा की पेडागोजी पढ़ते हैं तो वहाँ आपको डिटेल से इनको पढ़ना होता है। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ें 4 चीज़ें मैंने बताई कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय उसकी भाषा होती है क्राइंग यानी रोना। जब वो 6 सप्ताह का हो जाता है तो उसकी भाषा होती है कूइंग मैन यानी कूकना। जब वो 6 मंथ का हो जाता है तो उसकी भाषा होती है बैबलिंग यानी बलबलाना। जब वो 1 ईयर का हो जाता है, जब वो 1 साल का हो जाता है उसकी भाषा होती, तब वो 1 वर्ड स्टेज। आपसे पूछा जाएगा कि बच्चा किस उम्र में 1 वर्ड स्टेज में होता है, एक शब्द स्तर पर होता है। इंग्लिश में याद करना ज़्यादा सरल है क्योंकि ज़्यादा सहज है, और मेरी सलाह रहेगी कि आप इंग्लिश पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करें। मैंने अभी से अपने जितना भी मेरा पाठ्यक्रम है उस पर मैंने अंग्रेजी को बराबर का हक देना शुरू किया है। आप हर एक क्लास में अंग्रेजी का पर्याप्त पाएंगे। हिंदी तो मिलेगी ही मिलेगी क्योंकि मैं खुद भी एक हिंदी भाषा भाषी व्यक्ति हूँ, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि आप जो अंग्रेजी भाषा भाषी हैं उनका मैं हानि करूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं अब जब जो एरा है वो अंग्रेजी का ज़्यादा है, इंग्लिश का ज़्यादा है। अगर आपको इंग्लिश में चीज़ें याद हैं तो आप ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं अपने आप को। तो 18 मंथ में वो 2 वर्ड स्टेज में जाता है, और ये सरल भी है, सहज है, हिंदी से ज़्यादा सहज है। तो ये बातें मैंने आपको बताई। अब आगे हम पढ़ लेते हैं वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन? तो फैक्टर्स इन इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहला जो है वो है हमारा भोजन यानी फूड, भोजन। जो भोजन होता है वो सर जी कैसे वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है? आप मुझे बताइए, अगर कोई व्यक्ति को ग्रोथ करनी है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको ग्रोथ करनी है और बिना खाना खाए बिना ऊर्जा लिए क्या वो ग्रोथ कर सकता है? अगर किसी बच्चे को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, संतुलित आहार नहीं मिलता है, तो जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है और उसका डेवलपमेंट भी रुक जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का वास होता है, स्वस्थ दिमाग उसी में रहता है। तो जब शरीर ही नहीं स्वस्थ रहेगा, आप खुद ही बताइए, अगर आपको बुखार हो, आपका मस्तिष्क चाहे जितना स्वस्थ हो, आप कितने भी दिमाग से स्ट्रांग हो, लेकिन आप फिर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। आपको भूख लगी हो तो आपका पढ़ाई मन ही नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है कि संतुलित फूड या उसको भोजन चाहिए। तो भोजन पहली बात प्रभावित करेगा। अगर अच्छा भोजन करेगा, संतुलित भोजन करेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ग्रोथ अच्छी रहेगी और साथ के साथ डेवलपमेंट अच्छा रहेगा। मैंने आपको बताया है कि अभी आप आगे पढ़ेंगे भी, आप पढ़ेंगे कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। यानी अगर फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो आप मोरल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं, मोरल डेवलपमेंट नहीं हुआ तो आप इमोशनल डेवलपमेंट नहीं कर सकते। यानी हर प्रकार का डेवलपमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक प्रकार का डेवलपमेंट छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसे दूसरे नंबर पर कहता है कि फ्रेश एयर एंड सनलाइट, स्वच्छ हवा एवं सूर्य का प्रकाश भी हमारे क्या प्रभावित करता है वृद्धि एवं विकास को। फिर फिजिकल एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और एक्टिव रहते हैं तो आप ये बात भली भांति जानते हैं कि अगर आप फिजिकली फिट हैं और यदि आप एक्टिव रहने का काम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्यारे भैया, आप शारीरिक स्वस्थ रहेंगे और व्यायाम करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे तो शारीरिक स्वस्थता आएगी। डोपामाइन वगैरह बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो रिलीज होते हैं जिनसे आपको प्रसन्नता रहेगी, आपका दिमाग अच्छा रहेगा। आगे की अगर हम बात करते हैं तो सेक्स डिफरेंस यानी लैंगिक जो भिन्नता है वो भी इफेक्ट करती। कैसे? तुम लड़का हो तो तुम यही काम कर सकते हो, तुम लड़की हो तो तुम ये काम कर सकते हो। लड़कियों को घर का काम सीखना चाहिए, बल्कि लड़कों को घर का काम नहीं सीखना चाहिए। लड़का है तो कहीं भी जा सकता है, लड़की है तो कहीं भी नहीं जा सकती है। ये भी क्या करता है, ये जो डिफरेंस होते हैं ये भी प्रभावित करते हैं विकास को। इंटेलिजेंस माने बुद्धिमत्ता, जो बुद्धिमत्ता होती है वो प्रभावित करती है। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका IQ 120 है और कोई बच्चा है जिसका IQ हमारा 85 है, तो प्रभावित करेगा। ये ज़्यादा जल्दी सीखेगा, ये कम जल्दी सीखेगा। तो ये भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। वृद्धि और विकास को दोनों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ना ही केवल ये वृद्धि के और ना ही केवल विकास के हैं। तो कुछ बातें ऐसी होंगी जो वृद्धि को प्रभावित करेंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो विकास को प्रभावित करेंगी। ठीक है। अब आगे है रेस एंड कल्चर, जाति एवं संस्कृति। कुछ ऐसी जातियां, ऐसी संस्कृतियां हैं जो बाहर आना, जैसे कि आदिवासी जातियां हैं
तो ना ही पढ़ना पसंद करेंगे, ना ही दूसरों के साथ मिलना उठना बैठना पसंद करेंगे, तो उनका जो डेवलपमेंट है उस हिसाब किताब का नहीं हो पाएगा। तो जाति का भी फर्क पड़ता है, कल्चर का भी फर्क पड़ता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सर जी आपने ये क्यों बताया? क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि बताओ निम्न में से वह कौन सा कारक नहीं है जो वृद्धि एवं विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो एटलीस्ट आप कम से कम ये 6 चीज़ें याद रखेंगे, ताकि आपको कभी पेपर में पूछा जाए तो आप साधारणतया आराम से ये सारी की सारी बातें बता पाएंगे। तो आई होप आपको बात समझ में ज़रूर आई होगी। अभी तक जितने भी हमारे साथ बच्चे उपस्थित हैं, तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि आप एक बार इसको शेयर ज़रूर करें। चलते हैं आगे। आगे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी अब हम आ गए हैं विकास के सिद्धांतों में। ठीक है, ये जो विकास के हमारे जो सिद्धांत होते हैं ये कई सारे हैं। कुछ लोग 5 बताते हैं, कुछ 7 बताते हैं। तो हमको क्या करना है कि जो हमें लगता है कि सिद्धांत हमको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, तो हम उसको ज़रूर पढ़ेंगे। जैसे कि और सिद्धांत बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है सिद्धांत को पढ़ना, याद रखिएगा। बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको सिर्फ समझना है एक बार, क्योंकि डायरेक्टली इससे प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिद्धांत हैं और कौन सा नहीं है, जो डिफ्रेंशिएट कर पाओ। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपको विकास से रिलेट करके कोई प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो आप उस पर फंसे नहीं, इसलिए हमको विकास के सिद्धांत पढ़ने चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये देखो लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा क्या होती है, याद करो शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि ये एक बच्चा है, और ये जो बच्चा है मैंने कहा था बच्चों में 2 प्रकार का डेवलपमेंट होता है। देखो नीचे लिखा भी है कौन कौन सा। तो एक डेवलपमेंट होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल और एक होता है सेफेलोकाउडल। प्रॉक्सिमो डिस्टल में मैंने कहा था कि विकास जो होता है वो सर से चल करके पैर की तरफ बढ़ता है, यानी सबसे पहले हमारे हेड का विकास होता है, उसके बाद हमारे पैरों का विकास होता है। तो सर से सिर से पैर की तरफ चलता है। दूसरा मैंने बताया था कि फिर से ये एक बालक है, और मैंने कहा था दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये तो हो गया सेफेलोकाउडल। सेफेलोकाउडल का मतलब होता है विकास की दिशा क्या होती है, सर से पैर की ओर होती है। दूसरा हो गया, अगर हम बात करें प्रॉक्सिमो डिस्टल की, तो मैंने कहा था ये चलता है सेंटर टू पेरिफेरी। पेरिफेरी चलता है, यानी ये चलता है केंद्र से कहाँ की ओर, परिधि की ओर। मैंने बताया था केंद्र से परिधि की ओर कैसे, मैंने कहा था पहले बच्चे के रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, उसके बाद उसकी अंगुलियों तक विकास जाता है। तो क्या बताओ, क्या इस क्रम को क्या उल्टा पलटा जा सकता है क्या? भाई हम कहेंगे नहीं, पहले पैर का विकास करेंगे, यानी पहले बच्चा चलना सीखेगा, बाद में गर्दन उठाना सीखेगा, क्रॉलिंग करना बाद में सीखेगा, पहले चलेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। यानी विकास का एक क्रम है। और दूसरी एक और बात आपको बताते हैं, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पहले बताइए, देखो हमारे पास होते हैं, सबसे पहला होता है हमारे पास में सुनना, दूसरा होता है हमारे पास में बोलना, फिर होता है लिखना। नहीं, अब देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो विकास होता है इसका एक ऑर्डर होता है। उसके बाद हमारे पास होता है पढ़ना, और उसके बाद में होता है लिखना। ठीक है, यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी हम कह दें L, S, R और W, यही तो होता है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई बच्चा ऐसा है जो पहले बोलने लगे बाद में सुनना सीखे? कोई बच्चा ऐसा है जो लिखने पहले लगे और पढ़ना बाद में सीखे? क्या इस क्रम को आप उलट पलट सकते हो? तो सर जी नहीं। तो जब इस क्रम को नहीं उलट पलट सकते हो तो बच्चे के विकास को कैसे खत्म कर सकते हो? यानी ये बिल्कुल फिक्स है कि सर से पैर की तरफ ही चलेगा, सेंटर टू पेरिफेरी ही डेवलपमेंट होगा। तो ये सिद्धांत तो सिद्ध हो गया ना। अगर आपसे प्रश्न कहा जाए, एक बच्चा है उसकी रीढ़ की हड्डी में मजबूती पहले आती है, बाद में उसकी अंगुलियां डेवलप होती हैं, तो बताइए यह विकास का कौन सा सिद्धांत को फॉलो करता है? तो आप कहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की दिशा का सिद्धांत। तो आप यहां से कह सकते हैं कि विकास की दिशा निश्चित होती है, निश्चित। अच्छा बताइए, पहले बच्चा नवजात होगा कि पहले शैशवावस्था में आएगा कि सीधे वो चला जाएगा बाल्यावस्था में? तो आपको शैशवावस्था में, यानी क्रम है ना, डेवलपमेंट का एक क्रम है
एक ऑर्डर है। जैसे आप पहले सुनना सीखेंगे, फिर बोलना सीखेंगे, फिर पढ़ना सीखेंगे और फिर आप लिखना सीखेंगे, तो ये भी एक क्रम है। तो ये सारी की सारी बातें बताती हैं कि जो विकास होता है वो एक क्रम से होता है, उसकी एक दिशा होती है, दिशा, डायरेक्शन होती है। आगे आते हैं। अगर अगले की हम बात करते हैं, दूसरा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, यानी विकास जो होता है वो कैसा होता है, निरंतर चलता रहता है। तो याद करिए, जब मैंने डेवलपमेंट आपको पढ़ाया था तो मैंने उसी समय बताया था कि अगर ग्रोथ की बात करें तो ये तो एक समय के बाद में रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट कैसा होता है, तो मैंने कहा था कि जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से चलता है, तो वो गर्भ से कब्र तक चलता है। यानी अगर हम अपनी भाषा में कहें तो वो वूम्ब टू टूम्ब जाता है। तो ये जब आपको पता है तो कंटिन्यूस ही तो होता होगा। मैंने आपको कहा था कि जो अभिवृद्धि होती है, यानी जो ग्रोथ होती है, वो लिमिटेड होती है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में वो रुक जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं 18 साल के बाद भी लंबाई बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 18 वर्ष तक जो लंबाई होनी होती है वो व्यक्ति की हो जाती है। लेकिन विकास के तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। तो विकास तो जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ेगा, जीवन को जिएगा, वैसे वैसे उसको तजुर्बा आएगा जीवन का, वैसे वैसे जीवन की समझ आएगी। तो इसका मतलब है कि ये तो निरंतर चल रहा है ना, सतत चल रहा है। तो देखो लिखा है, विकास निरंतर जारी रहता है। विकास माँ के गर्भ से लेकर के कब्र तक जाता है, वूम्ब टू टूम्ब जाता है। विकास की गति धीमी या तेज हो सकती है, ये बात ठीक है भाई। हो सकता है कि 10 साल की उम्र में बच्चे को जो बात समझ में आ रही है उसी 10 साल के दूसरे बच्चों को समझ में नहीं आ रही है। तो किसी में धीमे और किसी में तेज हो सकता है। भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन है, एक जो बच्चा है वो गिफ्टेड है यानी प्रतिभावान बालक है, एक हमारा औसत बालक है। तो प्रतिभावान बालक और औसत बालक जो होता है, इसमें समझने और काम करने की क्षमता में डिफरेंस तो हो सकता है, लेकिन आप कह दो कि डेवलपमेंट होगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट रुकता नहीं है किसी में। हाँ, गति धीमी या तेज हो सकती है, एक्सेप्शनल केस तो बड़े, किसी को बीमारी है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो इसकी गति धीमी या तेज हो सकती है, परंतु रुक नहीं सकती। तो बड़ी सीधी सी बात है, निरंतर चलता रहता है, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। अगला देखो, ये होता है कि विकास का एक निश्चित क्रम होता है। अब वो निश्चित एक दिशा थी, तो दिशा में मैंने क्या बताया था कि दिशा में मैंने बताया कि प्रॉक्सिमो डिस्टल, और दूसरी बात मैंने कही सेफेलोपोडल, यानी सर से लेकर पैर तक, और सेंटर टू पेरिफेरी विकास चला। लेकिन यहाँ पर निश्चित क्रम का मतलब है कि देखो लिखा है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है। जीवन के प्रारंभ में गर्भाधान से शुरू होता है, और विकास शुरू कब से होता है, तो कॉन्सेप्शन पीरियड से शुरू होता है। जब एक शिशु माँ के पेट में गर्भाधान के माध्यम से पहुँचता है, उसी समय से एक मनुष्य का विकास शुरू हो जाता है। गर्भाधान से शुरू होता है और क्रमशः शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था आ जाती है। तो क्या कोई बच्चा पहले वृद्धावस्था में आ सकता है कि बाद में शैशव में पहुंचेगा? नहीं, एक क्रम है, आप इस क्रम को उलट पलट नहीं सकते हैं। एक क्रम है कि बच्चा पहले शैशवावस्था में आएगा, फिर बाल्यावस्था में आएगा, यानी सबसे पहले वो हम कह सकते हैं कि प्री नेटल पीरियड में होगा, फिर वो कहाँ आएगा, सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा। तो अगर पैजे के अनुसार बात करें तब भी वही होता है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल, और जिसको आप कहते हो लास्ट कॉन्क्रीट, और आखिर में चला जाता है एब्स्ट्रैक्ट। ऐसे चलता है, ऐसे इसमें भी चलता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़, और तो यानी एक क्रम है। आप छलांग तो मार नहीं सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि 2 साल होने के पहले आप 10 साल के हो जाए। तो एक क्रम है। दिशा में क्या कहेंगे, हेड टू टो चलता है, सेंटर टू पेरिफेरी चलता है। क्रम में क्या कहेंगे कि विकास का एक क्रम है, शैशवावस्था, तो ऐसे ऐसे अवस्थाएं अपने क्रम के हिसाब से आती हैं। तो क्रम का भी इसी प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट ऑर्डर, निश्चित क्रम होता है, बदल नहीं सकते हो। ठीक है, तो बड़ी सरल बातें हैं। जैसे कि इसमें देखो लिखा गया, इसी प्रकार बालक भाषा कौशल भी सीखता है। पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, और फिर आखिर में लिखना सीखता है। क्या सुनने के पहले बोलना सीख सकता है? जी नहीं। क्या पढ़ने के पहले लिखना सीख सकता है? जी नहीं। क्या लिखना पहले सीख सकता है सुनने के? जी नहीं। यानी एक क्रम है। आगे आ जाते हैं। तो मैं सारी की सारी बातें आपको विद एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके जहन पर कहीं ना कहीं ये बातें बैठें। मैं ऐसा चाहता हूँ
कि आप समझें कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं क्या, कैसे की जाती हैं। चौथे नंबर में अगर हम बात करना चाहें तो चौथे नंबर की बात यहाँ पर चलेगी। चौथे नंबर की जो बात है, कहता है समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न क्या होता है? अब देखो, यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब, जैसे यूनिफॉर्म क्या होता है तो आप कहोगे साधारण से दिमाग लगा, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक तरह का ड्रेस। स्कूल जब हम जाते थे तो एक तरह के सब यूनिफॉर्म पहन के आते थे, कोई भेद नहीं है, सब एक तरह का पहने हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब है समान प्रतिमान का सिद्धांत। आप सीधे सीधे ये कह सकते हो कि मनुष्य अगर बच्चा पैदा करेगा तो मनुष्य के जैसा ही दिखाई देगा, ना कि हाथी के बच्चे के जैसे दिखाई देगा, क्योंकि पैटर्न है। अगर हाथी अपना बच्चा पैदा करेगा तो हाथी के ही जैसा दिखाई देगा। तो इसमें देखो लिखो, यही तो होता है यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म मतलब आपने एक प्रकार की ड्रेस पहन रखी है। तो जब आप अपने यंग वंश को उत्पन्न करते हैं, जब आप अपनी जाति का विकास करते हैं, तो जाति के विकास के समय में आप सेम टू सेम चीज़ें प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये अपने पिताजी पर गया, ये अपनी माताजी पर गया। अरे क्यों नहीं जाएगा? उसको जाना ही चाहिए, उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पैदा तो उन्हीं से हुआ है, उत्पन्न तो उन्हीं से हुआ है। तो जहाँ से आपका ओरिजिन होता है आप उसी की तरह दिखते हैं। अगर आपका ओरिजिन, अगर आपके माता पिता हैं तो हालांकि वो बात अलग है कि कभी कभी होता ये है कि माता पिता गोरे हैं, बच्चा काला हो जाता है, तो वो एक सिद्धांत है। अभी हम आगे का चैप्टर है जिसको कहते हैं हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट, तो उसमें हम बड़ी बेहतर तरीके से इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ पर सुनेंगे कि समान प्रतिमान के सिद्धांत का मतलब है, तो यूनिफॉर्म से याद रखना कि एक प्रकार की ड्रेस होती है, यानी जो व्यक्ति पैदा होता है तो एक प्रकार की ड्रेस पहन करके पैदा होता है। जैसे उसके माता पिता वैसे ही उसके बच्चे, यानी मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह, हाथी का बच्चा हाथी की तरह, कुत्ते का बच्चा कुत्ते की तरह। बड़ी सिंपल सी बात है। तो लिखा है इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी जाति के समान विकास प्रतिमान अनुसरण करता है, अर्थात एक ही जाति के विभिन्न जीवों का विकास क्रम पूरे विश्व में एक जैसा होता है। दूसरी बात यह है कि आप कह दो कि सर जी अफ्रीका में जो बच्चे पैदा होते हैं वो 10 साल के पैदा होते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। इंडिया में अगर मनुष्य का बच्चा है वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था अगर पार करके आगे जाता है तो आप दुनिया के किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाइए, आप किसी भी देश पर चले जाइए, लेकिन जो विकास का सिद्धांत है मनुष्य के लिए वो सेम होता है। आईक्यू में अंतर आ सकता है, इमोशनल डेवलपमेंट में अंतर आ सकता है, लेकिन पैटर्न में अंतर नहीं आएगा। बच्चा पैदा होगा, उसका भी विकास गर्भावस्था शुरू होगा, कॉन्सेप्शन पीरियड से शुरू होगा, वो भी शैशवावस्था में जाएगा, वो भी सेंसरी मोटर स्टेज में जाएगा, वो भी बाल्यावस्था में जाएगा, तो सब कुछ सेम है। तो जैसे लिखा है गाय का बच्चा गाय जैसा दिखता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा दिखता है, और अब मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह ही दिखता है। तो एक बात हो गई। दूसरी बात है कि संसार के समस्त, जैसे कि अगर यहाँ पर हाथी पैदा होगा वहाँ पर तो कलर में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पैदा वैसे ही होगा जैसे यहाँ पर होता है, वही विकास का क्रम भी लगभग एक जैसा होता है। तो यह समान प्रतिमान का सिद्धांत। आई होप आपको समझ में बात आ रही होगी। अब हम चलते हैं अपनी अगली बात पर, अगले सिद्धांत पर चलते हैं। जो हमारा ये 5वां नंबर सिद्धांत है, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। मैं हूँ तो हो सकता है मैं अपने 15 साल में ही इतना लंबा हो गया था, लेकिन मेरे साथ के बहुत सारे मित्र हैं जो अभी भी उतने ही लंबे हैं। तो गति, विभिन्न गति हो सकती है। जैसे कि अगर हम अपनी बात करते हैं या किसी भी एक व्यक्ति को ले लेते हैं, उसमें हो सकता है कि वो समझदारी थोड़ा सा पहले आ सकती है, लेकिन वही समझदारी किसी दूसरे व्यक्ति में बाद में आती है। हालांकि उसमें इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण का बहुत बेहतर रोल होता है, लेकिन फिर भी चूंकि ये एक प्रिंसिपल होता है, अभी जब आगे जाएंगे तो आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी एक सिद्धांत पढ़ेंगे। देखिए, तो लिखा है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। यद्यप एक ही जाति के विभिन्न जीव, देखो लिखा हुआ है, यद्यप एक ही जाति के विभिन्न जीव विकास का क्रम तो समान होता है, परंतु उनकी गति हमेशा अंतर होता है। कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। देखो, अगर ये सिद्धांत ना होता तो सब कोई एक जैसा दिखता। यहाँ भी पैदा हुआ और अफ्रीका में पैदा हुआ, सब एक जैसे नहीं। विकास का जैसे कि देखो हम बात बताते हैं, आप समझिए जैसे पहाड़ी लोग हैं, रहते तो इंडिया में ही है, लेकिन उनकी औसत लंबाई 5 के ऊपर नहीं होती है, ऐसा माना जाता है। और ऐसा आप देखते भी हैं, कभी जाइएगा उनके मुंह एक जैसे होता है। अच्छा, उनकी भौगोलिक संरचना ऐसी है, जलवायु की परिस्थिति ऐसी, जिसकी वजह से वो एक तरह के दिखते हैं।
और वहीं पर हम इंडिया में अगर मैदानी भागों की बात करते हैं तो यहाँ पर विभिन्न रंग के लोग, विभिन्न ऊंचाई लंबाई के लोग। हरियाणा की बात करें तो वहाँ अलग लंबाई है, यानी विभिन्नता होती है, गति में अब विभिन्नता है। और ये जो विभिन्नता है पर्यावरण पर भी बहुत अच्छी तरीके से डिपेंड करती है। लेकिन वही है, हमें पढ़ना है कि कोई दो व्यक्ति एक जैसे क्यों नहीं होते। एक तो उनमें विशिष्टता का सिद्ध, अभी जब आगे आप पढ़ेंगे तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी सिद्धांत मिलेगा, कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे देखो लिखा हुआ है, मनुष्य में शैशवावस्था में वृद्धि एवं विकास दोनों बहुत तेज होते हैं, परंतु बाल्यावस्था में धीमे पड़ जाते हैं। यानी जो अवस्थाएं हैं उनमें ऐसा नहीं है कि हमेशा विकास होता ही होता रहता है। मैंने आपको बताया कि किशोरावस्था में जैसे एडोलसेंस में पहुंचते हैं तो उसके बाद में जो अभिवृद्धि होती है वो रुक जाती है। यानी विकास कहता है कि विकास के जो विभिन्न स्तर हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, विभिन्न स्तर हैं, तो इनमें विकास की गति अलग अलग होती है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि बताओ भाषा विकास का गोल्डन काल क्या है, तो आप कहोगे सर जी प्रारंभिक बाल्यावस्था। तुमसे कहा जाए बताओ शारीरिक विकास कहाँ सबसे तेज होता है, तो शैशवावस्था में। वहीं बाल्यावस्था में धीमा पड़ जाता है, वहाँ पर दूसरे प्रकार के भाषा विकास बहुत तेज होता है। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे ही आप ऊपर पहुँचते हैं किशोरावस्था में, तो वहाँ पर तूफान का काल आ जाता है, तो वहाँ पर सामाजिक डेवलपमेंट जो हमारा होता है, सोशल डेवलपमेंट है, वो बहुत तेज होता है। तो यानी अलग अलग उम्र में अलग अलग प्रकार के डोमेन जो होते हैं वो ज़्यादा तेजी से डेवलप होते हैं और दूसरे प्रकार के डोमेन थोड़ा दब जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो किशोरावस्था में फिर से तेज हो जाता है और मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह ही डेवलपमेंट करता है। तो आप ये कह सकते हो कि विकास जो होता है वो विभिन्न, ये तो ज़्यादा लिख गया है, गलत है। ऊपर वाला हमारे जो टाइपिस्ट में होते हैं, ऊपर वाला इसी में इम्पोज कर दिया है। तो मनों में शैशवावस्था में वृद्धि और विकास दोनों बहुत तेज होते हैं, मतलब अलग अलग स्टेज में विकास। तो आप ये समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट, यानी गति अलग अलग होती रहती है। अगले की बात कर लेते हैं हम। अगला लिखा हुआ है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि व्यक्ति सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यानी सामान्य विकास से विशिष्ट की ओर चलता है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कैसे चलता है, तो आप कहोगे जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है। अर्थात बालक में सामान्य लक्षण पहले प्रकट होते हैं, परंतु विशिष्ट लक्षण बाद में प्रकट होते रहते हैं। सामान्य लक्षण पहले प्रकट होते हैं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बेसिक ज़रूरत क्या है? बेसिक ज़रूरत है खाना और सोना, बेसिक ज़रूरत, और मलमूत्र का विसर्जन करना बेसिक ज़रूरत है। पर जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसके विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट आवश्यकताएं हमारे सामने निखर के आने लगती है। तो ये, और आप जानते हो कि व्यक्ति जर्नल टू स्पेसिफिक ही तो चलेगा। भाई जो हम कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। जैसे जैसे शिक्षा हमारे ऊपर प्रभावित होती है, हम अपने गुणों को, अपने लक्षणों को, अपनी आदतों को बदलते चले जाते हैं, क्योंकि शिक्षा हमें सिखाती है। हाँ, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है, और जैसे जैसे आदमी धीरे धीरे बदलता रहता है। तो आप समझ लो कि सामान्य से विशिष्ट की ओर ये बात चलती रहती है। आगे आ जाइए। आगे जैसे कि आप देखेंगे तो आगे लिखा हुआ है 7वें नंबर पर क्या लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो अगर बात करते हैं तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अभी देख लेते हैं हमारे पास कितनी स्लाइडें हैं। हाँ ठीक है, चलो। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो सिद्धांत आता है, ये आता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तुम ये बात बहुत अच्छी तरीके जानते हो कि कोई भी मनुष्य दो एक जैसे नहीं हो सकते। इंडिविजुअल डिफरेंस सब में होता है, समझ में डिफरेंस होता है, रंग में डिफरेंस होता है, स्वभाव में डिफरेंस होता है, लंबाई में डिफरेंस होता है, भाषाई क्षमता में डिफरेंस होता है, इमोशनल कोई ज़्यादा है कोई कम है तो इमोशन में डिफरेंस होता है, शारीरिक बनावट में डिफरेंस होता है। जब हम सब में इतने ज़्यादा डिफरेंस पाए जाते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति एक दूसरे जैसा नहीं होता है। देखो लिखा है प्रिंसिपल ऑफ व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस को आप जानते हैं कि प्रत्येक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। सीटेट पढ़ाते वक्त मैंने ये बात आपको 1000 बार बताई थी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप कक्षा कक्ष में जाएंगे तो आपका ये उद्देश्य होगा कि प्रत्येक बच्चे को हम शिक्षित कर पाएँ। इसके लिए आपको व्यक्तिगत विभिन्नता पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। देखो लिखा इस सिद्धांत के अनुसार कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। इनमें अंतर रंग का होता है, आकार का हो सकता है, स्वभाव, लंबाई, भाषाई क्षमता, संवेगात्मक स्तर, शारीरिक बनावट आदि में
क्या पाए जाते हैं, डिफरेंस पाए जाते हैं। इसीलिए व्यक्ति क्या होता है, यूनिक होता है। आप जानते हो उसकी एक यूनिक आईडी होती है। आधार कार्ड बना है तो आधार कार्ड में हमारी फिंगरप्रिंट और रेटिना को क्या करते हैं, मैच करते हैं। इसीलिए मैच करते हैं क्योंकि संसार में किसी दो व्यक्तियों के रेटिना और फिंगरप्रिंट एक जैसे नहीं हो सकते हैं। अब सोचिए भगवान ने कितना सोच समझ के बनाया होगा कि प्रत्येक व्यक्ति, संसार में इतने व्यक्ति, लेकिन किसी का भी फिंगरप्रिंट और रेटिना एक जैसा नहीं है, अलग अलग है। समझ रहे हैं कि ये विभिन्नताएं व्यक्ति में कैसे आती हैं, हेरिडिटी और पर्यावरण के कारण आती हैं। आपकी हेरिडिटी यानी कि आपके माता पिता से मिले हुए गुण, जो कि डीएनए के माध्यम से आते हैं, जिनको आप गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं, इनके माध्यम से हमारे पास में आते हैं। तो ये जो विभिन्नताएं होती हैं ये किसके कारण होती हैं, तो आप कहोगे सर जी विभिन्नताएं जो हैं ये वंशानुक्रम और पर्यावरण के कारण होती हैं। इसीलिए इसको कहते हैं अद्वितीय विकास का सिद्धांत, क्योंकि अद्वितीय का मतलब होता है आ माने नहीं और द्वितीय माने दूसरा, माने एक दूसरे के जैसा कोई नहीं होता। जैसा मैं हूं तो मैं अपने आप में यूनिक हूं, मेरे जैसा कोई और दूसरा नहीं हो सकता है। शकल मैच कर लोगे तो गुण नहीं मैच होंगे, गुण मैच कर लोगे तो स्वभाव नहीं मैच होगा, स्वभाव तो लंबाई नहीं, लंबाई तो भाषा नहीं, भाषा तो इमोशन नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो पक्का हो जाएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। इसीलिए इसको कहते हैं अद्वितीय विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिक डेवलपमेंट है। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम आखिर में बात करते हैं तो आखिर जो आपका है सेकेंड लास्ट है डेवलपमेंट प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन विद हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो अगर व्यक्ति क्या है, हम क्या हैं, तो हम कुछ नहीं हैं, हम केवल और केवल अपनी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मल्टीप्लाई है, गुणन है। हमें जो भी है, हमें जो भी अंदर से है हमारे माता पिता के द्वारा मिला है, और जो हमने सीखा देख के वो अपने वातावरण से सीखा, अपने पर्यावरण से सीखा। तो व्यक्ति क्या होता है, तो व्यक्ति का विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम होता है। बड़ी सिंपल सी बात है। व्यक्ति का विकास क्या है, उसके अंदर जो गुण उसके माता पिता से मिले हैं और जैसा उसको माहौल मिला है, दोनों को मिला दिया जाए। इसीलिए कहते हैं कि D इज इक्वल टू E इंटू H, यानी विकास बराबर पर्यावरण और गुणते वंशानुक्रम, गुणते वंशानुक्रम। तो ये होता है विकास। क्या है विकास, पर्यावरण और वंशानुक्रम, माने इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का क्या है, गुणनफल होता है। तो याद रखिए किसी व्यक्ति का विकास क्या है, तो आप कहोगे वंश। देखो दो ही चीजें हैं हमारे तुम्हारे सबके अंदर, केवल दो चीजें हैं जो हमें अपने माता पिता से मिला, तो इसीलिए हमारे गुण जो होते हैं माता पिता से मैच करते हैं, और जो जैसे हम माहौल में रहते हैं उस माहौल से जो हम सीखते हैं, दोनों को मिला करके एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। सब कुछ वही है और कुछ नहीं है। हम कितने लंबे होंगे हमारे माता पिता को देख के व्यक्ति जान जाएगा कि माता पिता अगर बहुत लंबे नहीं है तो हम बहुत लंबे नहीं हो सकते हैं। अगर माता पिता लंबे हैं, हमारा लंबा होना तय है, लगभग 99% तय होता है, और 1-8% में तो फिर दूसरे फैक्टर भी काम करते हैं। और सबसे आखिर है कि प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल ऑर्डर, माने जो विकास होता है वो एक सीधी रेखा में नहीं होता है, यानी ऐसे नहीं कि स्टेट चला जाएगा। स्टेट जाने का मतलब होता है व्यक्ति लंबा 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 होता चला गया, ऐसा नहीं होता है, बल्कि विकास चलता है स्पाइरल स्पाइरल स्पाइरल। देखो लिखा हुआ है विकास एक सीधी रेखा में ना होकर के वर्तुलाकार होता है, यानी स्पाइरल। तो पूछा जाएगा कि विकास क्या एक सीधी रेखा में होता, तो नहीं। कैसा होता है, तो वर्तुलाकार, वर्तुलित, स्पाइरल। कैसा होता है, स्पाइरल होता है। और ये जो बीच में आप कहोगे सर जी, तो भी बीच में जो जगह छूट जाती है ये क्या होती है, तो ये जो छूट जाती है ये होता है विकास का गैप, जिस पर विकास की गति धीमी हो जाती है। विकास जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मान लो हम शारीरिक विकास की बात करें, तो अगर शैशवावस्था में तो ग्राफ ऐसे जाए, क्योंकि जानते हो शैशवावस्था में वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है। वही अगर हम बाल्यावस्था की बात करें तो कहो ऐसे चला जाए, क्योंकि बहुत कम शारीरिक वृद्धि होती है। लेकिन अगर यहाँ पर भाषा का विकास का ग्राफ खींचोगे तो ऐसा हो जाएगा। यानी हर एक अवस्था में अलग अलग प्रकार का डेवलपमेंट बहुत तेज होता है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद है। और ये सारी के सारे जो सिद्धांत हैं ये आपको याद करने हैं, समझने हैं, और समझ करके याद करके मुझे बताने भी हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो जो है
ये हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि हम मोटिवेट हों अन्य और वीडियोस बनाने के लिए। और मैं आपको सूचना दे दूं कि डियर लर्नर्स की जो टीम है इसने अपना सीटेट का एक बैच लॉन्च कर दिया है जो कि 499 ओनली में मिल रहा है। तो आप अगर चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पढ़ाऊंगा मैं 3 सब्जेक्ट CDP, संस्कृत और हिंदी। विपिन सर EVS देखेंगे, शिव सर मैथमेटिक्स देखेंगे, अशोक पाल सर जूनियर का EVS जूनियर का जो हमारा पार्ट होता है सोशल साइंस का वो देखेंगे। विपिन सर हमारे विज्ञान का पार्ट देखेंगे और जितेंद्र सिंह जो हैं हमारे सर वो इंग्लिश का पक्ष देखेंगे। और इस पर आपको मिलने वाले हैं 50+ मॉक टेस्ट मिलेंगे और आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस के साथ साथ में आपको मिलेंगे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ में सब कुछ इंक्लूडेड है, आपको मिलेंगे प्रिंटेड नोट्स जो मैं सारे के सारे यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, इनसे भी अपडेटेड नोट्स आपको उसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए, तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं अपने बेहतर भविष्य की कामना करते हैं तो हमारे साथ में जुड़िए और जुड़ करके हमारे साथ में पढ़िए और अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। आज आपसे विदा चाहेंगे, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।